दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज़ादी के दीवाने क्रांतिवीरों पर वीडियो श्रृंखला में हम आज एक खास क्रांतिकारी संगठन की बात करेंगे जिसका जन्म अंडमान की सेलुलर जेल में हुआ था। इस जेल को अंग्रेज़ों की सबसे खराब जेल माना जाता था। यहाँ पर उन क्रांतिकारियों को रखा गया था जिनसे अंग्रेज सबसे ज़्यादा डरते थे। उन्हें इस जेल में तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था। इसके बाद भी कुछ महान क्रांतिकारियों ने मिलकर इस जेल में ही कम्युनिस्ट कंसोलिडेशन नामक संगठन बनाया, जिसके आगे अंग्रेजों को अंततः हार माननी पड़ी। इस संगठन की ही कहानी आज के वीडियो में हम कहेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सन 1890 में C.J. लायल और सर्जन मेजर लेथब्रिज की सिफारिश के आधार पर पोर्ट ब्लेयर में एक सेलुलर जेल के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए एबरडीन के अटलांटा पॉइंट को चुना गया। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के अलावा इसकी लागत 2,58,764 रुपये थी। कैदियों की मजदूरी लगभग 1,62,708 रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। इस विशाल इमारत को खड़ा करने के लिए लगभग 2 करोड़ ईंटों का उपयोग किया गया और प्रतिदिन लगभग 1200 कैदियों से मजदूरी कराई गई। लगभग 20,000 घन फुट स्थानीय पत्थर का उपयोग किया गया और कुछ निर्माण सामग्री बर्मा से भी मंगवाई गई। द्वीपों के चारों ओर मौजूद कच्चे मूंगे को जलाकर चूना प्राप्त किया गया। इस जेल में कुल मिलाकर 689 कोठरियां थीं। हर कोठरी लगभग 7.5 फुट चौड़ी और 13.5 फुट लंबी थी। सामने लोहे की जाली वाला दरवाजा और पीछे एक खिड़की थी। यह 7 कोने वाले सितारे के आकार की 3 मंजिला इमारत थी। मृत्युदंड देने के लिए एक हैंगिंग रूम था और एक वर्कशॉप भी थी। केंद्रीय टावर में तैनात वार्डरों को पूरी जेल का नजारा दिखाई देता था। कोठरियां पिंजड़ों जैसी थी। YouTube के चैनल पीपल ट्री वर्ल्ड पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप सेलुलर जेल का स्थापत्य देख सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में अटलांटा पॉइंट पर स्थित सेलुलर जेल वास्तुकला के नजरिए से बहुत ही खास है। अपने निर्माण के दौरान इसमें 7 विंग या विस्तृत इमारतें थी और आज इनमें से सिर्फ 3 देखे जा सकते हैं। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि हर कैदी को दूसरे कैदी से अलग रखा जा सके। इसकी रूपरेखा पेनोप्टिकॉन प्रणाली से प्रेरित है, जिसमें मध्य भाग में मौजूद टावर से चौकीदार जेल के विंग में कैदी पर नजर रख सके, वो भी बिना कैदी के चौकीदार को देखे। सेलुलर जेल से जुड़े कई पहलू आज इसकी सलाखों के भीतर दफन है। सन 1921 तक लागू व्यवस्था के तहत कैदियों को अंडमान पहुंचाने के बाद पहले 6 महीने तक सेलुलर जेल में रखा जाता था। इसके बाद 9.5 साल की अवधि तक उसे एक श्रमिक के रूप में बैरक में रखा जाता था। उसे भोजन और कपड़े दिए जाते थे और एक छोटी सी अनुग्रह राशि भी दी जाती थी। इस अवधि के बाद उसे टिकट ऑफ लीव मिल जाता था, जिसके तहत उसे अर्ध स्वतंत्र जीवन जीने और अपनी आजीविका कमाने की अनुमति मिल जाती थी। इस तरह 20-25 साल पूरे होने के बाद उसे रिहा किया जाता था और उसे सेटलमेंट को छोड़कर जाना पड़ता था। 1921 की जनगणना के अनुसार यहाँ पहले से रहने वाले 3,000 स्थानीय लोगों की स्थायी आबादी भी थी। नानी गोपाल पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंडमान की दंड बस्ती में राजनीतिक विरोध के तौर पर भूख हड़ताल की। नानी गोपाल मुखर्जी बंगाल के हैं। हाँ जी, ये सारे बंगाल के हैं। ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाले हैं। 16 साल का लड़का भूख हड़ताल इन्होंने भी कर दी नंद गोपाल के साथ। इन दोनों को वाइपर आइलैंड शिफ्ट कर दिया यहां से, पर ये तो लड़ते वहां भी रहे। फिर वापस इनको यहां लाया गया। 72 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी नानी गोपाल ने। उनकी भूख हड़ताल महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक हथियार के रूप में की गई भूख हड़ताल से भी पहले की है।
बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने भूख हड़ताल को भारत के मेनलैंड की जेलों में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इन भूख हड़तालों का उद्देश्य अपनी राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में जनमत तैयार करना भी था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल करने से हुई थी। सन 1921 के बाद राजनीतिक कैदियों को सेलुलर जेल भेजने का सिलसिला बंद कर दिया गया था, लेकिन 1932 में राजनीतिक बंदियों को फिर से सेलुलर जेल भेजा जाने लगा। राजनीतिक बंदियों के पहले समूह के यहां पहुंचने के 6 महीने के भीतर 3 जनवरी 1933 को 7 राजनीतिक कैदियों बिमल कुमार दासगुप्ता, सुशील कुमार दासगुप्ता, प्रबोध चंद्र राय, प्रबीर गोस्वामी, विमलेंदु चक्रवर्ती, बारेंद्र कुमार घोष और सुबोध राय ने कुछ रियायतों की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल जल्दबाजी में बिना किसी योजना के शुरू की गई थी, इसलिए यह केवल 6 दिनों तक ही चल पाई। भूख हड़ताल करने वाले कैदियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। शुरुआती नाकामी के बाद उन्होंने तय किया कि अगली भूख हड़ताल तभी शुरू की जाएगी जब राजनीतिक कैदियों का एक और समूह आ जाएगा। दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के दोषियों के आने के बाद प्रशासन को कैदियों की शिकायतें दूर करने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया। इन नए कैदियों को मेनलैंड की जेलों में भूख हड़ताल का अच्छा खासा अनुभव था। कैदियों की मांगे थी कि उनकी कोठरी में रात 10 बजे तक रोशनी रहे, उन्हें हर हफ्ते अखबार मिले, उन्हें केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार दोनों को अर्जी देने का अधिकार हो, उन्हें अलग अलग तरह का पेट भर खाना मिले जिसमें अपने पसंद की सब्जियां चुनने की आज़ादी हो, और उन्हें दांत साफ करने के लिए पेस्ट, चप्पलें वगैरह भी मिले। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी द्वारा 2017 में प्रकाशित अपने पेपर में लिखा है कि इस भूख हड़ताल में शामिल अच्युत घटक ने उन्हें बताया था कि जब हम अंडमान पहुंचे तो हम में से किसी ने भी जिंदा वापस लौटने के बारे में सोचा भी नहीं था। वो तो एक जंगल जैसा था। जैसे ही हम जेल के अहाते में दाखिल हुए, ऐसा लगा मानो हम सीधे जहन्नुम में आ गए हों। मैं तीसरे जत्थे में था। जो लोग पहले और दूसरे जत्थे में आए थे उन्होंने काफ़ी तैयारियां कर रखी थी। वे जेल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ अपनी साझा लड़ाई शुरू करने के लिए तीसरे जत्थे के आने का इंतजार कर रहे थे। वहां बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। मच्छर बहुत थे, लेकिन मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी नहीं दी गई थी। खाना बेहद घटिया था। ऐसे हालत में हम सब ने मिलकर यह फैसला किया कि धीरे धीरे घुटकर मरने से तो बेहतर यही है कि भूख हड़ताल करके जल्द ही अपनी जान दे दी जाए। अंग्रेजों के जेल प्रशासन ने हड़तालियों के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। हड़तालियों का भी तय करना था कि वे हड़ताल जारी रखें या नहीं। डिवीजन 3 में 56 कैदी थे, जिनमें से 23 ने भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। बाकी लोगों ने काम न करने का फैसला किया। आजीवन कारावास काट रहे राजनीतिक कैदियों ने इस हड़ताल में भाग नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हड़ताल करने के कारण बड़ी मुश्किल से प्राप्त रियायतों से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। बटुकेश्वर दत्त और कमलनाथ तिवारी को दूसरे लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई थी और वे अंडमान की सेलुलर जेल में बंद थे। मुकदमे के दौरान उन्होंने लाहौर बोर्स्टल जेल और लाहौर सेंट्रल जेल में 3 भूख हड़तालों में हिस्सा लिया था। भारत सरकार द्वारा इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी गई सूचना के अनुसार अगस्त 1932 के बाद अंडमान भेजे गए सी श्रेणी के 29 राजनीतिक बंदियों ने लाहौर षड्यंत्र के दोषी बटुकेश्वर दत्त के उकसाने पर 12 मई 1933 को भूख हड़ताल शुरू की। कमलनाथ और बटुकेश्वर दत्त को अधिकारियों ने इस हड़ताल का मुख्य सूत्रधार माना और उन्हें बाकी सभी लोगों से अलग यार्ड नंबर 7 में बंद कर दिया गया। बाकी भूख हड़ताली यार्ड नंबर 5 में रहे। 18 मई 1933 की रात लाहौर षड्यंत्र मामले में दोषी करार दिए गए 34 वर्षीय महावीर सिंह को नाक में नली डालकर जबरदस्ती दूध पिलाने का प्रयास किया गया। जेल के गार्डों ने उन्हें जकड़कर नाक में नली डाली। वे संघर्ष करते रहे, पर नली में दूध भर दिया गया। ये दूध उनके फेफड़ों में भर गया। 12:24 पर उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मृत्यु भोजन देने में लापरवाही के कारण नहीं हुई, बल्कि उनकी मृत्यु का कारण शॉक था। 3 अन्य कैदियों की हालत गंभीर थी।
महावीर सिंह की मृत्यु के बाद भूख हड़ताली विधुभूषण डे को भी फेफड़ों में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी नाक से खून बह रहा था। एक अन्य कैदी मनकृष्ण नामादास की मृत्यु भी 26 मई 1933 को निमोनिया से हो गई। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निमोनिया भूख हड़ताल के कारण बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाने के कारण शुरू हुआ। एक अन्य राजनीतिक बंदी मोहित मोहन मैत्रा की मृत्यु डबल लोबा निमोनिया के कारण 28 मई को हुई। उन्होंने 12 मई को भूख हड़ताल शुरू की थी और 19 तारीख को उन्हें निमोनिया हो गया था। एक बार फिर यही कहा गया कि भूख हड़ताल के कारण उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई थी। दरअसल इन सभी बंदियों को जबरदस्ती नली से भोजन देने के कारण भोजन उनके फेफड़ों में चला गया और इसी कारण उन्हें निमोनिया हुआ था। इस हड़ताल के बारे में एक छोटा सा वीडियो देखिए। In 1933, deep within the walls of Cellular Jail, Indian political prisoners began a desperate hunger strike, demanding better treatment. Brave Indian leaders like Mahavir Singh, Mohit Moitra, and Mohan Kishore Namadas led the charge. The Imperial British responded with brutal force-feeding of the protesters, using nasal tubes to keep the strikers alive. Tragically, this led to the deaths of Singh and others. मई 1933 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के फैसले से उपजे राजनीतिक सन्नाटे को सेलुलर जेल की इस भूख हड़ताल ने तोड़ दिया। भारत के अमर क्रांतिवीरों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में अनजान टापू पर अपनी जान जोखिम में डालकर की इस भूख हड़ताल ने सलाखों के पीछे भी आजादी की भावना को जिंदा रखा। 14 जून को जब लेफ्टिनेंट कर्नल बारकर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा तो उसने वहां 58 कैदियों को भूख हड़ताल पर और 20 कैदियों को काम बंद हड़ताल पर पाया। बारकर ने कैदियों के भोजन और उनकी कोठरियों की हालत में सुधारों की सिफारिश की। हालांकि बारकर ने दावा किया कि उसके कदमों के नतीजे जल्दी ही दिखने लगे थे, लेकिन सच यह है कि 22 जून तक भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों में से किसी ने भी हार नहीं मानी थी। भूख हड़ताल में शामिल धीरेन्द्र नाथ चौधरी बताते हैं कि बेचैन हो चुकी भारत सरकार ने जांच के लिए एक अधिकारी भेजा था। उसने अंडमान के चीफ कमिश्नर से सलाह मशविरा किया। उसके वापस जाने के बाद चीफ कमिश्नर ने जेल सुपरिंटेंडेंट को हड़तालियों से बातचीत करने के लिए भेजा। जेल सुपरिंटेंडेंट ने कैदियों से कहा चीफ कमिश्नर उनकी सभी मांगे मान लेंगे। कैदियों से कहा गया कि चीफ कमिश्नर उन्हें ऐसी सुविधाएं भी देंगे जिनके बारे में उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं होगा। इसके बाद सभी हड़ताली कैदी एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। सेलुलर जेल के वीर सावरकर पार्क में बनी शहीदों की मूर्तियां आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। अंडमान की सेलुलर जेल में राजनीतिक कैदियों की भूख हड़ताल के विषय पर काउंसिल ऑफ स्टेट में हुई बहस के बारे में अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉल्सन ने जो टिप्पणी की है वो बहुत कुछ कहती है। कॉल्सन ने कहा भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद अधिकारियों ने कुछ शिकायतों को स्वीकार किया और उनका समाधान किया, इसलिए कहना मुश्किल है कि भूख हड़ताल पूरी तरह से अनुचित थी। इस भूख हड़ताल के आगे दमनकारी औपनिवेशिक शासन को झुकना पड़ा। न केवल भूख हड़तालियों की शिकायतें दूर की गईं, बल्कि उन्हें और भी कई सुविधाएं दी गईं। रसोई का नियंत्रण कैदियों के हाथ में आ गया। विभिन्न श्रेणियों के राजनीतिक कैदियों के बीच भेदभाव समाप्त हो गया। फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन के लिए खेल मैदान दिया गया। इन सबसे अधिक कैदियों को जेल के भीतर ही राजनीतिक कक्षाएं आयोजित करने की अनुमति भी दी गई। 1935 में कुछ हमदर्द गार्डों की सहायता से 3 कैदियों शिव वर्मा, निरंजन सेनगुप्ता और हरे कृष्ण कोनार ने मिलकर कम्युनिस्ट कंसोलिडेशन नाम का एक संगठन बनाया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का एक सच्चा विश्वविद्यालय के नाम से एक स्टडी सर्कल शुरू किया। इस समूह ने समाजवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों के बारे में पढ़ाना भी शुरू किया।
वे समझाते थे कि अक्टूबर क्रांति कैसे हुई थी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे। उन्हें बाहर से किताबें मंगवाने की अनुमति भी मिली थी। शिव वर्मा, डॉक्टर नारायण रॉय और जयदेव कपूर कैदियों के लिए मार्क्सवाद के शिक्षक थे। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं चलती थीं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का समय भोजन और विश्राम के लिए निर्धारित था। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक का समय फिर से कक्षाओं के लिए था। शाम 5 बजे के बाद का समय खेलों के लिए था। सेलुलर जेल में बिताए गए अगले 4 वर्ष कैदियों ने गहन अध्ययन, विचारों के आदान प्रदान और तीखी बहसों में बिताए। 1936 में इस संगठन के सदस्यों ने यह दावा किया कि वे ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के साथ साथ मजदूर वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं। कई कैदी तो जेल जीवन के इसी दौर में कम्युनिस्ट बने थे। 24 जुलाई 1937 को सेलुलर जेल के 187 राजनीतिक कैदियों ने एक बार फिर से भूख हड़ताल की। इसके अलावा 72 कैदियों ने काम बंद कर दिया। ये भूख हड़ताल बंदियों को सुविधाएं देने के लिए नहीं की गई थी। इस हड़ताल के दौरान जेल प्रशासन ने भी कोई दमनकारी उपाय नहीं किए। दरअसल 1937 के प्रांतीय चुनावों में प्रांतों में बनी कांग्रेस सरकारों ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी थी। इससे अंडमान सेलुलर जेल के बंदियों को भी रिहाई की मांग करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने मांग रखी, सभी राजनीतिक कैदियों को बिना शर्त रिहाई की जाए, नजरबंदी और दमनकारी कानूनों को रद्द किया जाए, राजनीतिक कैदियों को अंडमान निर्वासित करने की प्रथा समाप्त की जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को 20 श्रेणी दी जाए। इस भूख हड़ताल के समर्थन में बंगाल में भारी सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी और कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर कई प्रदर्शन भी हुए। सुभाष चंद्र बोस ने चेतावनी दी कि यदि इन कैदियों को वापस भारत लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे पूरे बंगाल में व्यापक अभियान छेड़ देंगे। देवली डिटेंशन कैंप में 150 बंदियों ने अंडमान की भूख हड़ताल के समर्थन में स्वयं भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। महात्मा गांधी तथा वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के बीच एक समझौता हुआ जिसने ऐसे राजनीतिक बंदियों की रिहाई का रास्ता खोल दिया जो भविष्य में हिंसक गतिविधियों में भाग न लेने का वचन देने को तैयार हों। 27 अगस्त को गांधी ने एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने अंडमान के कैदियों से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। 29 अगस्त को 7 कैदियों को छोड़कर बाकी सभी ने हड़ताल खत्म कर दी। वाइसरॉय ने कुछ राजनीतिक कैदियों को वापस भेजने की मंजूरी देना शुरू कर दिया। गांधी ने 3 सितंबर को एक और टेलीग्राम भेजा जिसमें उन 7 कैदियों से भी हड़ताल खत्म करने की अपील की गई थी। 8 सितंबर को उन्होंने फिर एक टेलीग्राम भेजा। 11 सितंबर को गांधी ने अंडमान के उन 7 कैदियों से अपील की कि वे हड़ताल खत्म करके देश की चिंता दूर करें। 15 सितंबर को उन्होंने प्रेस में एक बयान जारी किया जिसमें सरकार से अंडमान के कैदियों को रिहा करने की अपील की गई थी। सरकार ने रिहाई से तो इनकार कर दिया लेकिन उन्हें मेनलैंड वापस भेजने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई। 24 सितंबर को अंडमान के आखिरी 7 कैदियों ने भी जनता के दबाव के आगे झुकते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। आखिरकार वाइसरॉय ने सभी राजनीतिक कैदियों को वापस भेजने की मंजूरी दे दी। 1938 तक लगभग सभी कैदियों को वापस मेनलैंड भेज दिया गया और 1939 में राजनीतिक कैदियों के लिए सेलुलर जेल को बंद कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध में मार्च 1942 से अक्टूबर 1945 तक अंडमान पर जापानी कब्जा रहा। जापानियों ने सेलुलर जेल से सभी कैदियों को रिहा कर दिया। उनका मकसद यह विचार फैलाना था कि जापान भारत को ब्रिटिश गुलामी से आजाद कराने आया है। 6 वर्षों में सेलुलर जेल ने 3 ऐतिहासिक भूख हड़तालें देखी। इनमें 3 राजनीतिक कैदियों की जान भी गई। 1933 की भूख हड़ताल के बाद माहौल काफी बदला। क्रांतिकारियों द्वारा इस जेल में भोगी यातना और हिम्मत से अत्याचार के विरोध की कहानी सुने बिना आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे भारत के क्रांतिवीरों की एक और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।